बड़ा कठिन होता है मंच पर अपनी तारीफ को सुनना, क्योंकि आपको मालूम है उसमें बहुत सारी चीज़ें सच नहीं हैं। आप सर झुका के बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और आपको मालूम है कि आप ऐसे नहीं हैं। तो बहुत शुक्रिया कि यहाँ आपने इस तरह की तारीफ़ की। समाचार गृह का ये आयोजन, सारे अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। और मंच पर संतोष जी, नाजिया जी, नाम मैं भूल रहा हूँ, राय क्या नाम आपका? हाँ, रितु साहू हैं, शीतल जी हैं, राखी जी हैं, दुर्गेश जी हैं, और जितने भी लोग हैं। रितु के बारे में ये तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत उत्साही हैं, बहुत विनम्र हैं और बहुत स्नेह से आमंत्रित भी करती हैं, और बहुत ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है वो कि जो पॉजिटिविटी से बहुत भरी हुई है, और ज़िंदगी सकारात्मकता का ही नाम है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अचीवर्स आप सब हैं यहाँ। अभी नाजिया जी का हमने बड़ा जोशीला भाषण और उनके मन की बात सुनी। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि कोई भी रिलीजन ख़राब नहीं है। अक्सर बात हो जाती है हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। नहीं, कुछ लोग होते हैं, हिंदुस्तान के 20 से 25 करोड़ मुसलमान और करीब 80 करोड़ हिंदू। मैं आपको बताता हूँ, दोनों बहुत खूबसूरत हैं। उनकी जहनियत बहुत खूबसूरत है, उनकी फितरत बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो इधर भी हैं और वो उधर भी है, और उनका मकसद ये होता है, और मज़े की बात ये होती है कि वो दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट की कहीं ना कहीं पूर्ति करते हैं। तो नाजिया जी भी इस बात को बखूबी समझती हैं। मैं चंद सालों पहले भोपाल के पास आष्टा गया, एक गांव में, जहां मुझे पता चला कि कुछ मुस्लिम परिवार गणेश जी की आरती करते हैं। अब हमें लगता है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर जो इस देश की तहजीब को समझते हैं उन्हें मालूम है कि ये बड़ी बात नहीं है। और मैंने देखा वहाँ जाके कि वो बाकायदे टोपी लगाकर, वो गांधीयन टोपी जो होती है वो लगाकर मुस्लिम परिवार गणेश जी की आरती कर रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ तो बुत परस्ती को कुफ्र माना जाता है, तो आप कैसे आरती कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारे हिंदू भाई ताजिए बनाते हैं और ये 300 साल की परंपरा है। वो कुछ लोग रोजे भी रखते हैं। आप इसको लेके बिल्कुल चिंतित ना हो। टेलीविजन की डिबेट में आपको लगेगा कि देश संकट में आ गया है, उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। आपको लगेगा कि देश बड़ी मुश्किल में है इनकी वजह से। कोई कहेगा कि हिंदू की वजह से मुश्किल में है, कोई कहेगा मुसलमान की वजह से मुश्किल में। यकीन जानिए, देश 5000 साल से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस देश में ये फितरत ही नहीं है कि हमें आगे बढ़ के दादागिरी करनी है। इसीलिए हम 5000 साल पहले भी थे, और यकीन जानिए 50,000 साल बाद भी होंगे, ये तय है। कोई टेंशन नहीं मत करिए आप। हम ही लोग हैं जो पंगा पैदा करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, हिंदुस्तान के सामने ये संकट आ गया है। चैनल में डिबेट में बैठे कुछ महानुभाव, शरद जी बोलने दीजिए मुझे। नहीं, आप पक्षपात कर रहे हैं। शरद जी, ये गोदी मीडिया है। नहीं साहब, नहीं। मैं तो ऐसे महानुभावों से कहता हूं, भाई साहब ये मुर्गा लड़ाई नहीं है। लड़ाने का पैसा नहीं दे रहे हैं हम आपको। भाई साहब, मोहब्बत से बात करिए, तरीके से बात करिए, तहजीब से बात करिए, सलीके से बात करिए। और बात करने के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए, जब आदमी जोर से बोलता है तो वो गलत ही होता है। वो जितनी जोर से बोलेगा वो उतना गलत होगा। आपने सुना होगा मंडन मिश्र जी का और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ, और उसमें गार्गी जी मेरे ख्याल से रेफरी थी, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी। बड़े दोनों विद्वान, दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, एक के बाद एक सनातन परंपरा से जुड़ी हुई। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सही है, किसको नंबर ज़्यादा दिए जाए। तो गार्गी जी ने 2 फूल की, ताज़ा फूलों की माला मंगवाई।
एक शंकराचार्य जी के गले में डाली, एक मंडन मिश्र जी के गले में डाली। फिर उन्होंने कहा शुरू करिए। थोड़ी देर फिर बहस चलती रही, सारे विद्वान बैठे, अरे गजब गजब, क्या बात है क्या बात है। अचानक गार्गी जी ने रोका, बोले शंकराचार्य जी जीत गए, जैसे आप ओलंपिक में देखते हैं। अब विद्वानों ने पूछा ये कैसे, आपने कैसे अंदाजा लगाया? उन्होंने कहा शंकराचार्य जी एकदम शांत हैं, इसलिए इनके गले में जो फूलों की माला है वो मुरझाई नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ा। गुस्से में आपका टेम्परेचर बढ़ता है, नाराजगी में आपका तापमान बढ़ता है, वो फूलों के फूल बड़े नाजुक होते हैं, वो मुरझा गए। वो बोले इनके मुरझा गए फूल, मेरे पतिदेव जो हैं मंडन मिश्र जी। और जापानीज जो आत्म सुरक्षा के खेल हैं, उसमें कुछ गेम्स ऐसे हैं कि अगर खिलाड़ी को गुस्सा आया तो वो रेफरी सीटी बजा देता, आउट। कई बार दिल करता है हमारी डिबेट में भी यही हो जाए, जहां किसी ने कहा शरद जी आउट, चलिए बाहर हो गया, बाहर हो गया। प्रेम से बात करिए, अच्छे से बात करिए। बड़े अच्छे अल्फाज मेरे लिए सबने इस्तेमाल किए, लेकिन यकीन जानिए कि जब मैं टेलीविज़न की दुनिया में आया तो उस समय प्रभु चावला जी का कार्यक्रम बड़ा मकबूल होता था, आपकी बात या इसी तरह का कुछ नाम था। प्रभु चावला जी, मुझे मिमिक्री का बड़ा शौक है। प्रभु चावला जी कुछ इस तरह बात करते थे, आप तो झूठ बोल रहे हैं जी, आपकी बात में दम नहीं लग रहा, नहीं आप तो बताइए ना आपने क्या गड़बड़ कर दी है। इस तरह से उनका अंदाज होता था, पंजाबी एक्सेंट होता था। तो मुझसे मेरे प्रोड्यूसर ने, मैं एक टेलीविज़न चैनल के लिए प्रोग्राम करता था, नाम था उसका खरी खरी। उस प्रोग्राम के पहले जो मेहमान थे वो थे देन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन गौरी शंकर शेजवार जी। हमारे प्रोड्यूसर ने कहा इनको बोलने ही नहीं देना खरी खरी। उस समय दिग्विजय सिंह जैसे चीफ मिनिस्टर थे जिनका बड़ा जलवा होता था, तो वो जैसे ही बैठे मैं शुरू हो गया। मैंने कहा गौरी शंकर शेजवार जी, आप एक नाकाबिल विपक्ष के नेता हैं और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। उनकी आवाज भी बड़ी बुलंद थी, बोले बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, आपकी जानकारी गलत है। मैंने कहा बिल्कुल गलत नहीं है, क्यों नहीं घेर पाते आप दिग्विजय सिंह जी को, बताइए मुझे। उन्होंने कहा हम घेर रहे हैं। वो जैसे अभी गोदी मीडिया, भैया जो मीडिया को कमजोर देख रहा, बोला आप लोग गड़बड़ करते हैं। मैंने कहा हम नहीं गड़बड़ करते, हम तो सच्चाई दिखाते हैं। इस तरह का कन्वर्सेशन करीब 20 मिनट का हो गया। 20 मिनट के बाद जब हम कॉफी पी रहे थे तो शेजवार जी ने आंख खोलने वाली बात कही है, आप सब भी याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि शरद जी, हमने वो उनका रायसेन वाला एक्सेंट है, उन्होंने कहा शरद भैया एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा नहीं मानेंगे साहब, बोलिए बोलिए। बोले यार ये आपने इंटरव्यू नहीं लिया, हम दोनों लड़ रहे थे आपस में। मैंने कहा हाँ साहब ये बात तो है। बोले आप कह रहे थे मैं पागल हूं, मैं कह रहा था आप पागल हो। बोले यार ऐसी बातचीत का क्या मतलब है दर्शकों के लिए। अरे बाप रे, ऐसा लगा कि जैसे रत्नावली ने तुलसीदास की आंखें खोल दी। मैंने कहा हमने क्या कन्वर्सेशन किया, हम लड़ रहे थे सिर्फ स्क्रीन पे। नहीं ये बताइए, ये बताइए। नहीं, फिर हमने उस कन्वर्सेशन को डायलॉग में बदला। आदमी की जुबान भी तभी फिसलती है जब उसे भरोसा होता है कि आप उसकी पगड़ी नहीं उछालेंगे। फिर हमने सवाल ऐसे पूछने शुरू किए कि ये बताइए कैलाश जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, कि आपके आलोचक भी ये मानते हैं और आपके प्रशंसक भी ये मानते हैं कि आपको जहां जाना है वहां जाने से आपको कोई रोक रहा है। अब प्रशंसक भी आ गए, आलोचक भी आ गए। आलोचक पे तो कान खड़े हुए नेताजी के, लेकिन प्रशंसक भी आ गए तो मुस्कुरा दिए। शरद जी मैं आलोचकों प्रशंसकों दोनों से कहता हूं मैं पहुंच के रहूंगा जहां मुझे जाना है। ये तरीका जो है मैंने रीडर्स डाइजेस्ट किसी समय में बहुत पढ़ता था, तो उसका एक कोट मुझे हमेशा याद रहता है कि हर आलोचना प्रशंसा की दो परतों के बीच में रहनी चाहिए। शरद जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, थोड़े सवाल छोटे कर लेंगे ना और अट्रैक्टिव होंगे। खत्म बात, खत्म हो गई बात। अगर आपने कहा क्या बोलते हो भाई, बड़ी तारीफ सुनी आपके, इतने लंबे लंबे सवाल होते हैं आपके, भाई साहब आपको समझ नहीं है, माफ कीजिएगा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इसी कन्वर्सेशन पे आप चले जाते। तो कहने का सलीका, तरीका, और मैं नाजिया जी की बात से और महापौर जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे बेटे ने ये सवाल मुझसे किया कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर वो हिंदू पढ़ता है, वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, नई पीढ़ी है, अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा जाती है,
वो कह रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कह रहा है इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में। बोले कहाँ चले जाते हैं ये लोग? बोले अमेरिका की एक रिपोर्ट आ जाती है, अगर मुसलमानों पे सो कॉल्ड कोई एट्रोसिटी का मैटर दिखता है तो अमेरिका हमें कहने लगता है कि थोड़ा संभल कर रखिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान दीजिए, क्योंकि अमेरिका चौधरी है साहब दुनिया का, अभी भी चौधरी साहब है वो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बात सही है कि आज अमेरिका की तरफ से क्यों ये बात नहीं आ रही है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का दमन हो रहा है, रोकिए इसको। पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि खुद करते हैं वहां पर। और भारत को भी बहुत मुखर होकर, मैं महापौर जी से, नाजिया जी बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, समाचार का ये मंच है, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये बात सरकार तक पहुंचे कि इस मुद्दे पर भारत को बहुत मुखर होकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश की नागरिकता देने या शरण देने में कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक मित्र जो इंदौर के ही हैं और इस बीते 25 सालों से यूएस में हैं, उनके एक बेटे का जन्म अमेरिका में हुआ, तो उन्होंने बड़े गर्व से मुझसे कहा कि शरद जी, मेरे इस बेटे के लिए जिसको जन्म से ही अमेरिका की नागरिकता मिल गई, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी अगर ये हमले में फंसेगा तो सबसे पहले दूतावास अमेरिकन एक्टिव होगा और सबसे पहले उस देश की सरकार बचाएगी तो अमेरिका के नागरिक को बचाएगी। अमेरिका का इतना रुतबा है। मैं दुआ करता हूं इस मंच पर, क्योंकि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, कल तीसरी होंगे, और शुभकामनाएं, और नाजिया जी आमीन कि हम पहली अर्थव्यवस्था हों और हमारे नागरिक के लिए ये कभी कहा जाए कि बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले दूतावास वहां जाकर सारी व्यवस्था सुविधाएं उनको देगा। ये ताकत आती है अर्थ से। अमेरिका बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो आर्थिक शक्ति है। आज जो ये सब घटनाक्रम मुसलमानों का या फिर बांग्लादेश में क्यों होता है, आप कभी सोचते हैं कि इसके पीछे है कौन? इसके पीछे भाई साहब हैं जिनको कभी अफीमचियों का देश कहा जाता था। इसके पीछे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये ताकत अर्थ की, ये ताकत, इसकी आर्थिक शक्ति भारत की बढ़ती गई तो ये एशिया ही नहीं, ये दुनिया का लीडिंग मुल्क होगा। तो ये तय मानिए इसके पीछे यही ताकतें नहीं है, इसमें कुछ और भी आपको मिले तो आप उसमें कभी ये मत सोचिएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को बड़े दूर तक देखने की कोशिश करिए। हमें जर्नलिज्म में यही सिखाया गया है। नाजिया जी ने बार बार गोदी मीडिया की बात की। मीडिया कभी किसी की गोद में बैठ ही नहीं सकता, ये उसकी फितरत ही नहीं। बिल्कुल, मीडिया अगर किसी की भी गोद में बैठ गया तो वो खत्म हो गया। इसीलिए चाहे आपातकाल हो, इसी इंदौर में एक अखबार ने अपना एडिटोरियल पेज खाली छोड़ा था और उसके संपादक थे राजेंद्र माथुर, सलाम है उनको। आप लिख नहीं सकते तो आपने कहा हम पेज तो कोरा छोड़ सकते हैं। नाजिया जी, पेज कोरा छोड़ा था राजेंद्र माथुर जी ने, हाँ, इमरजेंसी में। तो आप ये तय मानिए कि कोई मीडिया किसी की गोद में नहीं बैठा है। किसी का रुझान हो सकता है, वो किसी विचारधारा की तरफ जा सकता है, ये उसका अधिकार है। आप उस अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन मीडिया ये कहेगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और अब इधर बैठे लोगों को, यानी आप लोगों को लगेगा कि ये बात तो सच्ची नहीं है, तो वो खारिज हो जाएगा मीडिया। मीडिया जब तक सच के साथ है तभी तक वो मीडिया है, तभी तक वो चौथा स्तंभ है। और मुझे खुशी है कि मीडिया ने अपना फ़र्ज़, अपना काम अच्छे से निभाया है। चाहे वो 10 सालों की मोदी जी की सरकार हो, ऐसा नहीं है कि मीडिया ने सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मीडिया ने उन तमाम मसलों पर भी रोशनी डाली है जिन मसलों पर बहस हो सकती है। और इसके पहले आपातकाल में मीडिया ने जो काम किया, मुझे उस पर गर्व है। मैं सलाम करता हूँ मीडिया को कि उस समय मेरे पिताजी के एक मित्र थे जो पत्रकार थे, वो लंगड़ा के चलते थे। मैंने एक दिन उनसे नादानी में पूछ लिया, छोटा था मैंने कहा आपको क्या कहीं चोट लगी थी? तो उन्होंने कहा कभी अपने पापा से पूछना क्या हुआ था। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी ने बताया कि इमरजेंसी में ये एक अखबार के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थे और 3 मंजिल पर इनका ऑफिस था। तो इनको रातों रात एक दिन 12:30-1 बजे कुछ पुलिस वाले आए और इनको उठा के सीढ़ियों से घसीटते हुए 3 मंजिल से घुटने के बल, यानी उनका चेहरा कॉलर पकड़े हुए है और वो व्यक्ति घुटने दोनों टकराते हुए नीचे तक आए तो घुटने की दोनों कटोरियां खराब हो गई।
ब्रूटैलिटी का, बर्बरता का इससे दुखद पहलू कोई नहीं है कि जब ये कहा जाता था कि आप सारी खबरें आईबी मिनिस्ट्री को भेजिए, आईबी मिनिस्ट्री चेक करेगी, लेकिन ये चीज़ें पता नहीं क्यों पता नहीं चलती हैं। बहुत तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमने मुश्किलात और परेशानियां देखी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की ये जो मशाल है ये जलती रहेगी। अचीवर्स को मैं एक बार और बहुत शुक्रिया कहता हूँ और इंदौर में आपको प्रणाम करता हूँ। 93-94 में बहुत ही 23-24 साल की उम्र में मैं यहाँ आया था और पहली बार, आपका इंदौर तो बहुत बदल गया, बदलने मत दीजिए इसको, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। बहुत खूबसूरत शहर है ये। मेरे कुछ मेहमान आ गए 5-6, मैंने इंदौर को जाना कैसे, भोपाल में ये फितरत नहीं है, मैं जन्म से भोपाली हूँ, पैदाइश भोपाल की है, छोड़ने वालों का शहर है, खूबसूरत शहर है, अच्छा शहर है। मैं एबी रोड पर फ्री प्रेस के सामने, वहाँ एक खाने पीने की दुकान थी, सर्दियों के दिन थे, 5 मेहमान आ गए अचानक भोपाल से, कुछ इंदौर से जुड़ गए और सरसों का साग और मक्के की रोटी चल रही थी और मुझे लगा कि जेब में पैसे ख़त्म हो, तो मैं देख रहा था कि अब और रोटियां मंगाई गई हैं, अब और चीज़ मंगाई गई है। तो मैं झिझकते हुए दुकानदार के पास गया, मैंने कहा पहले तो कार्ड दिखाऊंगा कि मैं फ्री प्रेस में हूँ, सामने ही है ऑफिस, मैं आपको थोड़ी देर बाद पैसे दे दूंगा। फिर दिमाग चलता ही है, उन्होंने कहा अब नहीं मानेगा तो घड़ी है अपने हाथ में, वो घड़ी ठीक ठाक है, तो ये रख देंगे कि भैया ये मैं ले जाऊंगा, घड़ी सुरक्षित रखना। तो मैं उसके पास गया तो उसने मुझे देखा, हाँ जी और कुछ चाहिए। मैंने कहा भाई साहब आप वहाँ मेहमानों के सामने नहीं कह सकता, मेरी जेब में पैसे नहीं है। और उसने कहा भाई साहब आपने तो मालवी में वही जो अंदाज है, अरे क्या तोइन कर दिया यार भैया आपने, तो यार गजब कर दिया यार आपने, तोइन कर दिया यार हमारी। अरे बोला जितना खाना हो यार खाओ, क्या घड़ी है और क्या कार्ड दिखा रहे हैं यार आप, क्या नाम है आपका? शरद। अरे यार शरद भैया यार। अरे मैंने कहा साहब ये दिस इज इंदौर, ये इंदौर है, ये इंदौरियत है। लेकिन मैंने बहुत बदलते देखा, इस इंदौर में ड्रग्स को देख रहा हूँ मैं, इस इंदौर में ट्रैफिक को मैं देख रहा हूँ। मुझे आज भी मुंबई इसलिए पसंद है कि वहाँ अगर कोई नया ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो उसे डांट पड़ती है, उसके साथ बैठा व्यक्ति कहता नया है क्या, इधर हॉर्न बजाने का नहीं, पागल है क्या, कि कौन गांव से आया। मुंबई के अलावा सब उनके लिए पूरी दुनिया गांव है, पुणे हो, नासिक हो, भोपाल हो, इंदौर हो, गांव, वो कौन गांव से आया, तो मालूम नहीं बजाने का नहीं, पागल है क्या। ये चीज नहीं करना है। इंदौर को आप जो इधर उधर बाइक लेके घुमा रहे हैं, फंसा रहे हैं, मुझे ट्रैफिक में बड़ी दिक्कत हुई, भोपाल में भी यही हाल है, मत करिए इसको। बहुत खूबसूरत शहर है, होली, गैर, स्वागत, आतिथ्य, मालवी, आपकी गर्मजोशी। मुझे रात 3 बजे मुझे इतने भोजन के आमंत्रण जीवन में नहीं मिले जितने इंदौर में मिले। वो भैया आज आपको खिचड़ी खिलाएंगे यार, भैया चलो यार। 3:30 बजे रात प्रेस से निकले हम, प्रेशर कुकर की सीटी गूंज रही है, वो खिचड़ी बन रही है। दिस इज इंदौर। बहुत आपको बधाई। मत इस शहर की इंदौरियत को जिंदा रखेंगे ना, सब जिंदा रहेगा सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।